सुधाकर मानव साहब हैं ऑनलाइन। सर अब आपका सेशन शुरू करते हैं। मैं ऑडियंस को ये बताता हूँ, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ सर। एक सेकेंड हमें टाइम दे। डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर सुधाकर मानव इज एन AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एलुमनस and a postgraduate in hospital and health system management from BITS Pilani, Bangalore and Tulane University, New Orleans, USA. He has experience and diverse experience in hospital management with more than 32 years in various armed forces, corporate and medical college hospital. Dr. Sudhakar Manav is former CEO of Apollo Hospitals and has headed hospital chains like Workheart, Max, ORG Hospital, etc. At present, he is the founder of chief business leader of Evolve Integral Healthcare. He is a dreamer, innovator, motivator, and a strategist with the entrepreneurial mind and set to capture service opportunity and drive excellence in hospital. तो डॉक्टर साहब के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। सर हम लोग चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस का हम लोग को फायदा मिले अभी, और ऑडियंस डॉक्टर साहब से जो भी सवाल आप पूछना चाहें, और हम सब से हम चाहेंगे नहीं कि इनका एक्सपीरियंस इतना हम लोग छोड़े। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप अपना सेशन स्टार्ट करें। धन्यवाद नकुल जी, शानदार परिचय के लिए। और सबसे पहले मैं सभी गणमान्य स्पीकर्स को प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी श्रोताओं का। वैसे तो सारे स्पीकर्स ने सब कुछ बोल दिया है, दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर मी, लेकिन आपने इतना बोला है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि इस महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हॉस्पिटल सेफ्टी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में दो शब्द कहूं। आपने शुरू में ही कहा था कि 3 स्थितियां हैं, या तो कम्युनिटी इफेक्ट होती है या हॉस्पिटल इफेक्ट नहीं होता है, पहली स्थिति। दूसरी आपने कहा कम्युनिटी इफेक्ट नहीं होती है, हॉस्पिटल इफेक्ट होता है। और तीसरी स्थिति आपने कहा कि दोनों ही इफेक्ट होते हैं। तो मैं वर्तमान महामारी के विषय में अगर कहूं तो इसमें कम्युनिटी भी इफेक्ट होती है और इसमें काफी हद तक अस्पताल भी इफेक्ट होता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अस्पताल में बेसिकली है क्या। अगर हमें इसको डिस्कस करना है तो पहले तो हम ये जानें कि अस्पताल में हमें सुरक्षा के लिए करना क्या है। तो अस्पताल में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, अस्पताल की मशीनरी होती है, अस्पताल में मेडिकल नॉन मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, अस्पताल की प्रॉपर्टी होती है, और अस्पताल के प्रोसेसेस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है अस्पताल के एम्प्लॉय होते हैं। तो मैं इन तीनों पर एक एक करके चर्चा करूंगा और ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो सबसे पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर बात करूंगा कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेफ्टी रख सकते हैं। तो इस मैं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, तो उसको कृपया ध्यान रखें। तो सबसे पहले क्या है कि हम अपनी बिल्डिंग को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सारे हॉस्पिटल के जितने भी एरियाज हैं हम उनको खोल के डिसइंफेक्ट करें। और हमारे अस्पताल में चाहे वो डेस्क स्पेस है, चाहे वो कॉर्नर्स हैं, चाहे वो लिफ्ट्स हैं, चाहे वो सीढ़ियां हैं, चाहे वो दरवाज़ों के नॉब्स हैं, चाहे वो चेयर्स के हैंडल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्विच पॉइंट्स हैं, और या फिर वॉशरूम्स हैं, हम उनकी क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। उनको बार बार, अगर हम पहले 4 बार करते थे तो उनको हम 6 बार या 7 बार या 8 बार क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। और हम वॉशरूम्स में टॉवल ना रख के लिक्विड और सोप केक ना रख के लिक्विड सोप रखें और हैंड ड्रायर्स रखें, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का भय ना रहे।
और हम हर उपयुक्त स्थान पर हैंड सैनिटाइजर रखें, जिससे कि हॉस्पिटल स्टाफ और जितने भी आगंतुक हैं वो अपने हैंड्स जो है वो सैनिटाइज कर सकें। हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग की, और हमारे जितने फैंस हैं, यहाँ तक कि लिफ्ट के भी फैंस, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्लीनिंग की बढ़ा देनी चाहिए। और किस प्रकार हम जितने भी क्लोज्ड स्पेसेस हैं उनमें फ्रेश एयर ला सकते हैं, वो हमें प्रयोजन करना चाहिए। और सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सब सुन चुके हैं, तो हमको अपने ऑफिसेज में किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं वो मॉडल तैयार करना चाहिए। और जितने हमारे वेटिंग एरियाज हैं वहां पर हमें कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करना है, कौन से लेबल्स स्टिक करने हैं जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वेटिंग एरियाज में हमें एजुकेशनल मटेरियल रखना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स वेट कर रहे हैं और हमारा अपना स्टाफ खुद, वो इस बात के का पूर्ण संज्ञान रखें, इस बात के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी हो कि किस प्रकार हम अपने को और दूसरों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। हर एंट्री पॉइंट पर थर्मल गन्स, जिससे कि हम टेम्परेचर नोट कर सकें, जिससे हम स्टाफ का और जो आने वाले हमारे गेस्ट हैं, हमारे मरीज हैं, हमारे उनके अटेंडेंट्स हैं, हम उनका टेम्परेचर ले सकें। और जो स्टाफ अनवेल है हम उसको क्वारंटाइन कर सकें, एक तरफ ले जा सकें, और हम वो फैसिलिटी अस्पताल में एक क्रिएट करें, एक तो मरीजों के लिए स्पेशली कोविड-19 के लिए, और दूसरा अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए। तो हॉस्पिटल के स्टाफ को हम क्वारंटाइन करके वहां भेज सकते हैं, और वहां कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम एक ट्रेन्ड नर्स और एक आरएमओ भी रख देंगे, जिनको कि हम ट्रेन कर देंगे, तो वही काफी हैं। और जहां उनको कुछ और जानकारी की आवश्यकता होगी तो वो स्पेशलिस्ट से जानकारी टेलीफोन के माध्यम से या टेली मेडिसिन के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा है अटेंडेंस सिस्टम। आजकल हर जगह बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो उसका हमें ऐसा ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा जहां नो टच टेक्निक, जिसमें चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो रेटिना का हो, जहां पे हमारा टच ना हो। और जो पानी पीने की सुविधाएं हैं वहां पर हम डिस्पोजेबल कप्स रखें, जिससे कि दूसरे लोगों के इन्फेक्ट होने का मौका ना मिले। और हम अपने स्टाफ को ये बताएं कि वो अपने अगर वाटर बॉटल लाते हैं या अपने टी मग्स लाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। डस्टबिन्स, जितना भी हमें बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करना है उसको डिस्पोज करने के लिए हमें कवर्ड डस्टबिन्स रखने चाहिए, और स्पेशली लंच एरियाज में और वॉशरूम्स में। और हमें अपने किचन में, पेंट्रीज में, और जहाँ जहाँ हमारे अधिकतर लोग आते हैं उसको हम बिल्कुल वहाँ पर सफाई रखें, जिसको हम कहते हैं कि लगभग सुपर क्लीनिंग रखें हम वहाँ पर। और जहाँ पर हमारा स्टाफ, जहाँ पे हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, हेल्थ केयर वर्कर्स जो संपर्क में आते हैं कोविड-19 के मरीजों के या संभावित मरीजों के, तो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, जिसमें मास्क और ग्लव्स अनिवार्य हैं। और हम अपने यहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज रखें कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में डिसइंफेक्टेंट्स हैं या नहीं, टिश्यू पेपर्स हैं या नहीं, लिक्विड सोप्स हैं या नहीं, थर्मल स्कैनर्स हैं या नहीं, मास्क, ग्लव्स वगैरह हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और हम क्योंकि ये समस्या पहली बार आई है तो इसके लिए साइनेजेस भी लगाएं, जिससे लोगों को ये पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है। और एक सबसे बड़ी बहुत बढ़िया चीज एक उभर के आई है
कि एंट्रेंस पर, जहां भी एंट्रेंस है वहां अगर हम जो मैट्स हैं, फुट मैट्स हैं, अगर उनको 1% हाइपोक्लोराइट में डिप करके रख दें तो जो अंदर जाने वाले लोग हैं उनके फुटवेयर क्लीन हो जाएंगे और इन्फेक्शन की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा फ्लोर जो है वो स्लिपरी ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, और सारे जो डबल डोर्स हैं उनको अधिकतर जहां पर भी संभावना है, जहां पर हम खुले रख सकते हैं, उनको हम खुले रखें ताकि हम वो डोर नॉब्स जो है लोग टच ना करें, डोर के हैंडल टच ना करें और एक दूसरे से इन्फेक्शन की संभावना ना रहे। अब दूसरी चर्चा करना चाहूंगा मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉय से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करें कि एक हम स्टाफ से रिलेटेड एक हेल्थ कमेटी बना दें और उसमें हमारे पास पूरे स्टाफ का हेल्थ स्टेटस रहे और ये हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि क्या है, सेल्फ केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हवाई जहाज से सफर करते हैं तो वहां भी अनाउंसमेंट होता है कि हवा का दबाव कम होने पर पहले अपना मास्क सुरक्षित करें, उसके बाद में अन्य की मदद करें। तो पहले हमें अपनी मदद करनी है, तभी हम मरीजों की मदद कर पाएंगे। अगर हेल्थ केयर वर्कर ही स्वस्थ नहीं है तो वो बाकी की स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेगा। तो इसमें कंटिन्यूअस स्टाफ हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना है और हमें ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी की पर्सनल को कि आप अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपनी फैकल्टी से रिलेटेड अपने लोगों का हेल्थ स्टेटस का ध्यान रखें और पूरी बेसिक नॉलेज हमें अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को, हेल्थ केयर स्टाफ को देनी पड़ेगी कि कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे फैलता है और हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर हम उनको देंगे तो वो अपनी भी रक्षा कर सकेंगे और इसको फैलने से बचा सकेंगे। और हर स्टाफ को कम से कम 1 घंटे का ट्रेनिंग देना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग हो सकता है, वो फिजिकल ट्रेनिंग हो सकता है। उनको 1 घंटे का ट्रेनिंग हो कि किस प्रकार ये फैलता है, क्या हम बचाव ले सकते हैं। और हर स्टाफ को ऑनलाइन ये डिक्लेयर करना चाहिए कि कोई फीवर से, कॉफ से, कोल्ड से, बॉडी पेन से सफर तो नहीं कर रहा है, किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले हफ्तों में, या किसी का कोई फैमिली मेंबर तो अब्रॉड नहीं गया है, या किसी फैमिली मेंबर को तो कोई सिम्टम्स नहीं है। और ये जानकारी भी दें कि क्या आप किसी के संपर्क में जो कोविड से सफर कर रहा था, क्या उसके संपर्क में आए हैं, क्या आपके फैमिली मेंबर संपर्क में आए हैं, क्या आप किसी फंक्शन में गए हैं जहां पर कि 15 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग हो। तो ये सारी चीजों की जानकारियां रखना अत्यंत आवश्यक है। और बीच बीच में जब लंच ब्रेक्स होते हैं तो डिफरेंट कैटेगराइज के स्टाफ के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट हो कि जहां सोशल डिस्टेंसिंग हम कर सकें। और हर एरिया के लिए हम टीम लीडर्स आइडेंटिफाई करें जो एंट्रेंसेस मॉनिटर करें, जो लंच एरियाज हो गए या जहां भी मीटिंग एरियाज हैं, जहां गैदरिंग्स होती हैं, उनको मॉनिटर करें। और सारे स्टाफ का फोकस हाइजीन पर हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले हम लोग हैंडशेक करते थे, हम हाई फाइव करते थे, हम गले मिलते थे, पर अब जो है ग्रीटिंग का तरीका बदल गया है। अब हम इस सब के बजाय नमस्ते करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें, वो सबसे अच्छा तरीका है और भारत ने ये पूरे विश्व को सिखाया है। एक हम इंटरनल हेल्पलाइन क्रिएट करें जिससे कि हम ऑनलाइन सारे स्टाफ को जितने भी हमारे कंसर्न्ड इश्यूज हैं
और जो भी हम परेशानियां फेस कर रहे हैं वो शेयर कर सकें, ताकि एक निर्बाध तरीके से ये सेवाएं दी जा सकें, अस्पताल की सुरक्षा रहे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ। उनको अलग से एड्रेस करने की आवश्यकता है, उनको मोटिवेटेड रखें, जिससे कि वो एंश्योर करें कि हमारी जो क्लीनिंग है वो सुपर क्लीनिंग है। और दूसरा हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारे कुछ अस्पताल के वर्कर्स में प्रेग्नेंट विमेन भी होती हैं और कुछ थोड़े से एल्डरली भी होते हैं, कुछ की इम्यूनिटी भी कम होती है। तो किस प्रकार हम उनका ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। तीसरा जो भाग है वो प्रोसेस रिलेटेड है, कि अस्पताल की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अभी ये बीमारी, ये महामारी पहली बार आई है, तो हमें इसके लिए कुछ नए प्रोसेसेस इनोवेट करने पड़ेंगे। तो इसमें हमने किए भी हैं, जैसे हमारे एलिवेटर्स हैं या लिफ्ट्स हैं, उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। और जो भी हेल्दी लोग हैं, हम उनको एनकरेज करें कि आप लिफ्ट से ना जाएं, आप स्टेयर्स से जाएं, तो जिससे हम ओवर क्राउडिंग बचा सकें, कि लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट के लिए या एलिवेटर के लिए या लंच रूम्स में या वेटिंग रूम्स में। तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से इनोवेट करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं वो करें। और जितनी भी मीटिंग्स हैं हमारी, उनको हम अधिकतर ऑनलाइन मीटिंग्स का कोशिश करें, और जहां ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स में हम मीटिंग्स करें। स्टाफ को डिस्करेज करें कि ट्रैवल ना लें, कि यात्रा के लिए ना जाएं, लेकिन अगर आवश्यक है जाना पड़े तो उनको वो टेस्ट कराएं और हम उनका ध्यान रखें कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं हुए हैं। और विजिटर्स जो अस्पताल में एडमिट मरीजों को देखने आते हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट करें कि केवल एसेंशियल विजिटर्स ही जाएं। हम ये नहीं कि जैसे पहले काफी विजिटर्स को अलाउ करते थे, तो अभी वो रेस्ट्रिक्शंस हमें करनी पड़ेंगी और विजिटर्स के भी हैंड हाइजीन और फुट हाइजीन का ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो रिसेप्शन डेस्क हैं, उनको हम एजुकेट करें कि हमें किस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और जो हमारी डाक आ रही है, जो हमारे पार्सल आ रहे हैं, जो हमारा सामान आ रहा है, उसको हम सरफेस क्लीनिंग कैसे करें, तो वो डिसइंफेक्टेंट उनको प्रोवाइड किए जाएं। दूसरा आता है कि हमें जितने भी मेडिकल कनेक्ट पॉइंट्स हैं, हम उनको प्रिपेयर करें कि वो सुविधाएं उनके पास में सारी हों, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहें और जो मरीज हैं वो भी सुरक्षित रहें। और हमें इस वक्त ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें थोड़ा पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज, सर्विस एरियाज को बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे वॉशरूम्स हो गए, वेटिंग एरियाज हो गए, कैफेटेरियाज हो गए। और यदि हम इनकी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, वो स्कोप नहीं है, तो हम इनकी क्लीनिंग की साइकिल्स बढ़ा दें, हम इनका बार बार जो है क्लीनिंग कराएं। इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है और हमें हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या रिस्क है, क्योंकि सबकी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबके कॉमन रिसोर्सेज नहीं है, सबकी कॉमन टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके कॉमन प्रोसेसेस नहीं है। तो हमें ये इनोवेट करना पड़ेगा। अब अधिक समय ना लेते हुए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो ये क्राइसिस है, जो ये कोविड-19 का जो क्राइसिस है, ये एक इनविजिबल क्राइसिस है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइसिस इज वेरी बिग। तो हमें अपने हॉस्पिटल के, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सेफ्टी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को और जो पेशेंट आते हैं उनको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बताना पड़ेगा। और हमें स्पेसिफिक
स्ट्रैटेजी अपने हॉस्पिटल के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वन ब्लैंकेट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान जब लोग लॉकडाउन में रहे और आइसोलेटेड रहे तो उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई है। तो इसके लिए योग साधना, प्राणायाम, लोगों से मिलना कैसे, अभी वर्चुअल मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स या आपका ये वेबएक्स प्लेटफॉर्म या गूगल डुओ, इस तरीके से जो है लोगों से मिला जा सकता है। और हम ये ध्यान रखें कि ये बीमारी कहकर नहीं आती है, और अभी संभावना ये भी है कि लोग खांसते हैं, थूकते हैं, सिगरेट बट्स फेंक देते हैं, उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो हवा में भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। और अभी रिसेंटली एम्स ने कहा है कि झाड़ू लगाने से भी कोविड फैल सकता है। तो मैं सभी से कहूंगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बेसिक चीजें जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। बिल्कुल बेसिक चीज की हॉस्पिटल में कैसे रहना है, कैसे ट्रेवल करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। आपका एक्सपीरियंस का फायदा मिला हम लोगों को।